पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की विजन की मैगजीन है गाइस, मंथली मैगजीन है। इसमें गाइस ऑलरेडी हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स कुछ शुरू कर दिए हैं। 5 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट पे जाइए फरवरी 2024 की। उसमें सारी वीडियोज़ है। फिर अगर आप लास्ट 1 ईयर की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, मान लो आप 2024 का प्रीलिम्स देना है, किसी चाहे यूपी पीसीएस का हो, किसी का करंट अफेयर्स आपको पता है इंपॉर्टेंट ही है, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो पूरे पिछले साल की सारी वीडियोस गाइस प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप चाहें वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक गाइस डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्या होती है, न्यूज़ में क्यों रही है। सबसे पहले तो देखो, जो महाराष्ट्र स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसने एक बिल पास करा और उसका नाम था बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल 2024, जिसमें इस बिल में क्या एक प्रोविजन लेकर आए हैं ये कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा मराठा कम्युनिटी को जो महाराष्ट्र में रहती है। इस बिल को ड्राफ्ट कैसे करा गया, कह रहे एक शुक्रे कमीशन की रिपोर्ट थी, उसको देखते हुए ही इस बिल को ड्राफ्ट किया गया। और इसमें सबसे पहले डिफाइन करा गया कि जो मराठा कम्युनिटी है वो क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए उनको 10% का रिजर्वेशन, चाहे वो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे पब्लिक स्कूल्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात हो, तो उनको वहाँ पर 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल ने पूरा पूरा स्पेसिफाई करा कि भाई वेरियस कम्युनिटीज़ हैं, एग्जिस्टिंग एक्ट में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी डाली गई। तो रिजर्वेशन में ध्यान रखना, वो लोग अवेलेबल हैं ओनली टू पर्सन बिलोंगिंग टू एसईबीसी, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। मान लो आपके फादर, आप मान लो ओबीसी कैटेगरी के हो बट योर फादर इज एन आईएएस ऑफिसर, तो यू कम्स अंडर क्रीमी लेयर, तो नहीं मिलेगा आपको रिजर्वेशन। बट अगर आप मराठा कम्युनिटी से हो और बहुत बैकवर्ड, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट में आते हो, तो बिल्कुल आपको ये 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखो, 10% के रिजर्वेशन के रिलेटेड बहुत सारी पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कुछ ऐसा हो रहा हो। और ये डिमांड राइज क्यों हो रहा है, इस पे डिस्कस करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि ऐसी कौन कौन सी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसमें रिजर्वेशन को समझाया गया है। तो चाहे वो इंदिरा सावनी एंड अदर्स की 1992 की बात हो, जिसमें 9 जज बेंच बैठा और इसने एक सील लगाया कि 50% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज। फिर कोर्ट ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर किसे कहा जाता है, जो सोशली इकोनॉमिकली एडवांस्ड अमंग बैकवर्ड क्लासेस हो, जिसको एक्सक्लूड करा गया है बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन देने से। फिर एम नागराज है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, ऐसा करा गया है, या जर्नैल सिंह क्या केस था। तो इन सभी केसेस में रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया गया और ये बताया गया कि किन किन को कॉन्सेप्ट में दिया जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो याद रखना, इंदिरा सावनी के केस में ही ये आया था कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से बोला गया कि इनको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अब डेवलप कैटेगरी में आ गए हैं। अब देखो, समझने वाली बात आपके लिए क्या है, ऐसा क्या हुआ कि मराठा कम्युनिटी ने अचानक से ऐसा रिजर्वेशन क्यों राइज हुआ, क्यों डिमांड राइज हुई। तो उसका सबसे पहला फैक्टर था स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर का मतलब है क्योंकि अब आप जानते हो एग्रीकल्चर से इनकम डिक्लाइन हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते हो लैंड छोटे होते जा रहे हैं, लैंड उतने फर्टाइल नहीं रह गए हैं, मौसम में इतना चेंज आ गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उतने फार्मर्स की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, या समझ लो उनका इंटरेस्ट अब थोड़ा दूसरी तरफ चीज़ों में जा रहा है, तो डिक्लाइन हो रही है इनकम एग्रीकल्चर से। ऑल्टरनेटिव जितनी भी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, वो सारी की सारी टेक्नो इनोवेशन ड्राइवन न्यू जॉब मार्केट है। अब यहाँ पर इनकी इतनी एबिलिटी होती नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, आप कह लो इतना इंस्टीट्यूशंस में गए नहीं। तो सबसे पहली बात है क्योंकि स्ट्रक्चरली ऑक्यूपेशन में इतना चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से इनका ध्यान अब जाता है दूसरे ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी में, वहाँ पे इनके पास वो स्किल सेट नहीं है। वो स्किल गैप आने की वजह से दे आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन डिमांड। सेकंड बात बोली गई कि क्योंकि जॉब मार्केट में चैलेंजेस बहुत है। कह रहा अगर आप वेजेस देखो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री लेवल पर, आपको हैरान हो जाओगे देख के, अगर आप कंपेयर कर दो उसको पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में। कह रहा सोशल सिक्योरिटी की दिक्कत है, तो डिमांड तो होनी ही थी पब्लिक सेक्टर जॉब्स की, इसीलिए तो इतना लोग क्यों, आज देखो आप भी, आप जानते हो, आप इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो। अपने आप को ही देखो, डॉक्टर्स को मैं देख रही हूँ एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद भी उनकी आईएएस की तैयारी चल रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो सिक्योरिटी नहीं फील होती है, इसीलिए लगता है वो इतनी इनकम नहीं जनरेट होती है, या इनकम होती भी है तो फिर सोशल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स की प्रॉब्लम।
फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से रिजर्वेशन की डिमांड आई, कि ना बहुत पॉलिटिकल मोबिलाइज कर दिया था कास्ट को। पट्टीदार जैसे गुजरात में उनको करा गया, आंध्र प्रदेश में कापूस को, हरियाणा जाट अगर आपको पता हो तो इनको बहुत मोबिलाइज करा गया कि भैया मांगो रिजर्वेशन अपने लिए। तो एक तो पॉलिटिकल एंगल था। फिर रिलेटिव डेप्रिवेशन हमेशा फील हो ही जाता है, कि ना कम्युनिटी को ये फील हो जाता था कि कम्युनिटी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे हम बेचारे सिमिलर कंडीशन में रहते हुए भी इतने पिछड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी ज़्यादा अच्छा क्लेम कर पा रहा है, सेम स्टेटस होने के बावजूद भी उसका बहुत अच्छा है बेनिफिट रिजर्वेशन के उठा रहा है। फिर इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस है, कह रहा है इतना ज़्यादा रिलेटिव डोमिनेंस होने के बावजूद भी इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस है, कि जो आपस में ही जो कम्युनिटी है, मान लो जाट कम्युनिटी आपस में ही है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशनल आउटकम्स। फिर यहाँ दिक्कत, कह रहा है इकोनॉमिक डिवीजन है, जैसे आप लगाओ मराठा फार्मर जो मराठावाड़ का है या वेस्टर्न महाराष्ट्र का है। तो कह रहा है इन सभी कारणों की वजह से ना ये डिमांड बहुत ज्यादा ट्रिगर बड़े समय से हो रही थी और एक विल्कानो फूटा और रिजर्वेशन को मांग रहे थे बेसिकली। तो समझ लो ये सारे फैक्टर्स आपको पेपर में लिखने भी हैं और याद रखना है किन किन फैक्टर्स की वजह से ऐसा आया। अच्छा, अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो सबसे पहली बात सोशल जस्टिस की बात, कि करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो फेस करा गया व्यक्ति जो स्पेसिफिक कास्ट का था, लेवल प्लेइंग फील्ड compete करने को नहीं मिल रही थी। रिप्रेजेंटेशन की बात, कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसका काम क्या है, उसका काम है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भी। फिर सब्सटेंटिव इक्वलिटी, यानी जो इक्वलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इज नॉट मियरली फॉर्मल इक्वलिटी, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वास्ट सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ऑफन बेस्ड ऑन कास्ट। सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब ध्यान से समझो, देखो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन समझ गए ना आप, जैसे अभी कास्ट बेस्ड मिला, एक तो सोशल जस्टिस मिलने के लिए, एक हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक यहाँ पर एक शब्द बोला गया है सब्सटेंटिव। यानी कि सब्सटेंटिव क्या होता है, सब्सटेंटिव का देखो मतलब ही ये होता है रियलिटी या बहुत ही मीनिंगफुल करना है उस चीज को। अब यहाँ पर आता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात गाइस। सब्सटेंटिव इक्वलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप चाहते हो कि हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो हिस्टोरिकली चलते आ रहे हैं उनको दूर करना। यानी लॉ भी मानता है कि जो भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब छोड़ के खत्म किया जाए। हर तरह की जो भी कास्ट बेस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ख़त्म किया जाए। और देखो बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताती हूँ, मान लो जैसे हमने LGBTQ कम्युनिटी को हायर करना शुरू कर दिया है वेरियस प्रोटेक्टेड स्टेटस वेटरन्स में, और इनको भी कुछ एडवांटेजेस देने शुरू कर दिए हैं, इसी को कहते हैं गाइस सब्सटेंटिव इक्वलिटी। यहाँ पर भी ये कह रहा है कि कास्ट बेसिस पे तो कम से कम ये खत्म हो मसला। फिर कह रहा है कि जब हम ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देते हैं ना, तो कह रहा है इतना आसान नहीं है, कह रहा है इश्यूज भी साथ साथ उसके ट्रेवल करते हैं, पूरा पैकेज आता है ना सारी चीज़ों फॉर्म में। तो कह रहा है कि पहली दिक्कत क्या आती है, सोशल बैकवर्डनेस नॉट नेसेसरली कास्ट बेस्ड। यानी कि जो सोशल बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस में इंक्लूड अदर फैक्टर्स टू लाइक रेसिडेंस है, ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, दूसरे अदर सम अदर डोमिनेंट फीचर्स हैं। कह रहा है कि सोशल बैकवर्डनेस सिर्फ कास्ट बेस्ड ही नहीं है, ऑक्यूपेशनली भी है, इकोनॉमिक स्टेटस की भी है, कोई बहुत रिच है कोई बहुत पुअर है। तो कह रहा कि आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ कास्ट बेस पर ही बैकवर्डनेस है, फिर तो सबसे बड़ा क्राइसिस है। फिर सेकंड बात है प्रिफर्ड ट्रीटमेंट देना ऑलरेडी बेनिफिटेड को, वो कहाँ तक सही होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। जो ऑलरेडी खूब खाना खा रहा है उसको आप और ऑफर करोगे तो क्या फायदा, समझ रहे हो। तो सोनली अप्लाइंग कास्ट क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए वो भी सही नहीं है। फिर ये एंटी एथेटिकल हो जाएगा कास्टलेस सोसाइटी, यानी कि आप कास्ट सिस्टम को और कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहे हो, प्रायोरिटी देना शुरू कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन होगी, ऐसे तो हर कोई आ जाएगा जी, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए कास्ट बेसिस पे बेनिफिट, और सीधा टैग लगा देगा, बैकवर्ड का टैग लगा के सारी रिजर्वेशन के वो पूरे बेनिफिट लेगा। किस किस को दोगे, कहाँ तक दोगे रिजर्वेशन आप। फिर आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर देते हो, इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटी। यानी जो कम्युनिटी के अपने अंदर इनकम और एजुकेशनल आउटकम को लेके प्रॉब्लम आती है, वेरिएशन आती है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे।
आप बात को समझ रहे हो? उसी कम्युनिटी में रिच कम्युनिटी भी होगी, जैसे मान लो जाट कम्युनिटी, उसमें रिच भी है, उसमें पुअर भी है। अब आपने रिजर्वेशन सबको दे दिया, रिच वाला और रिचर होता जाएगा, पुअर वाले को फिर भी ये अंदर से एक खींच आएगी कि यार ये तो और रिच होता जा रहा है, इसको तो रिजर्वेशन मिल गया। तो आप बात को समझो कि खाली सोल क्राइटेरिया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से ये सारी दिक्कतें भी आप इनवाइट करोगे। तो वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड बात आप कैसे करो? कह रहा आप सबसे पहला काम करो, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करो। कह रहा आप ना रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ना, इसको इवेलुएट कर लो, पूरा इसके आउटकम को इवेलुएट कर लो। कौन सा ग्रुप डिजर्व करता है रिजर्वेशन, उसको देखो तो सही पहले। पहले उसका सर्वे कर कोई, और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा इवेलुएट करके अच्छे से करो आप। फिर सेकंड काम क्या कर लो आप ना इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस्ड कर लो, प्रमोट करो ऐसी ग्रोथ को कि कोई डिस्ट्रेस ना रह जाए, कोई क्वालिटी ऑफ जॉब्स में दिक्कत ना आ जाए, कोई रिलेटिव डेप्रिवेशन ना आ जाए। तो एड्रेस करना है रूरल डेवलपमेंट का इशू, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का इशू। फिर तीसरी चीज, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। कहना बहुत ज़रूरी है कि जेन्युइनली डिजर्व बेनिफिशियरी के पास ही रिजर्वेशन जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, जैसे आपने कहा ना क्रीमी लेयर को हटाए, तो ये क्यों था, क्या कि एक जेन्युइन डिजर्विंग बंदे के पास ही रिजर्वेशन के बेनिफिट जाने चाहिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इवेलुएट दिस आंसर गाइस, राइट? नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद शॉर्ट्स हैं दैट वी विल कवर टुमारो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अच्छे से कवर कर लो तब तक। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे आज एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, ईडीए 1897। ठीक है। अब रिसेंटली न्यूज में क्या हुआ, 22वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट टाइटल करते हुए भेजी जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1997। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थमा दी। अब इस रिपोर्ट में था क्या, इस रिपोर्ट में ये एक्नॉलेज किया गया था कि लीगल फ्रेमवर्क जो हेल्थ से रिलेटिंग है उसमें कई सारी लिमिटेशंस हैं। कह रहा जो प्रोमिनेंटली नजर आई जब कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था। कह रहा तब भी नजर आती है जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करा गया, इम्पोज करा गया लॉकडाउन, कह रहा तब भी नजर आई। कह रहा 2020 में पार्लियामेंट में अमेंड भी हुआ ये, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स रह गए। तो एलसीआई जो है आपने उसने क्या करा, यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सो मोटो का मतलब है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए किया, उन्होंने एग्जामिनेशन करा इसका पूरा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन पूरा इस सबको ना रेगुलेट करके पूरा अच्छे से इनको लेकर आया। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के लिए ध्यान रखना 1969 में आया था, फिर रिवाइज करा गया था। इसका काम ही ये लीगली बाइंडिंग है, और इसमें इसका काम यही होता है रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इवेंट को चेक करना, क्राइटेरिया ढूंढना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो नहीं लगानी पड़ेगी, सारी चीज़ें ये देखते हैं। अब इन्होंने ना देखो पूरा अंडरटुक की एग्जामिनेशन किया पूरा इन दोनों एक्ट्स को। फिर इन्होंने रिकमेंड करा कि एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाना बेहद ज़रूरी है ताकि एग्जिस्टिंग गैप्स को फिल आउट किया जाए। ठीक है। अब समझ लो वो फिल आउट करने से पहले कि इन्होंने फिगर आउट क्या किया, कौन से इश्यूज थे एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में। तो सबसे पहली बात थी आउटडेटेड कॉलोनियल एरा लॉ। क्या था कि जो वास्ट पावर गवर्नमेंट को दी गई हैज द पोटेंशियल ऑफ अब्यूज आल्सो ओवर द इयर्स। इसमें नई वेरिएंट कम्युनिकेबल डिजीजेस की हैं, जिससे नए फ्रेश चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे। बात समझ में आ रही है? फिर सेकंड बात बोली गई कि एपेडेमिक और इन्फेक्टियस डिजीज को डिफाइन ही नहीं किया गया है। कह रहा आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये आउटब्रेक हुआ है, ये पैडेमिक है या ये पेंडेमिक है। कह रहा आपने उसको कहीं पे भी सेग्रीगेट करके डिफाइन नहीं किया हुआ है, सबसे बड़ा लूप होल। तीसरी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट ऑफ एपेडेमिक, यानी कि गाइडलाइंस नहीं है इफेक्टिव डिजीज सर्वेलेंस की, क्वारंटाइन प्रोसेस की, ड्रग्स एंड वैक्सीन की, कुछ पता ही नहीं है। फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा एक्ट में कहीं भी स्टेचुटरी पावर लोकल गवर्नमेंट को है ही नहीं। कहाँ से रेगुलेट करेंगे वो एपेडेमिक अगर कहीं पड़ गया किसी रूरल एरिया में, कैसे करेंगे लोकल एरिया में? फिर आपने एक समस्या और खड़ी कर रखी है, आपने पार को डिमार्केट करा ही नहीं रहा। कह रहा आपने जो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन या कंटेगियस डिजीज को कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बनाया होगा, यानी सेंटर स्टेट दोनों ही इस पे लॉ फ्रेम कर सकते हैं। आपने बताया ही नहीं कौन सी अथॉरिटी होगी, अगर मान लो
स्टेट और सेंटर का कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए कि हम नहीं बना रहे या हम ये नहीं मान रहे, कौन सी बॉडी सुनेगी ये बात? कौन ग्रीवेंसेस लेगा? आपने कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो फिर ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स बड़ा अनकोऑर्डिनेटेड आता है, इन्फोर्समेंट कुछ है ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं होता, इनएडिक्वेट पनिशमेंट है वायलेशन की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो की हाईलाइट भी उसने यहाँ पर दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा ईडीए को ताकि एपेडेमिक ब्यूबोनिक प्लेग का जैसे यहाँ पर हो, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पर आया था। तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, ग्रांट्स एक्सटेंसिव पावर होती है गवर्नमेंट के पास रेगुलेट करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अलाउ होता है कि वो इंस्पेक्ट करें सारी चीज़ों को। प्रोवाइड पनिशमेंट भी दी जाती थी ईडी एक्ट 1997 में कि कोई अगर कोई वायलेट करता है तो 1,000 रुपये का फाइन और 6 साल की 6 महीने की जेल भी होती थी आईपीसी के तहत। फिर 2020 में इसको चेंज करा गया कि जो भी स्टॉप वायलेंस फेस बाय हेल्थ केयर वर्कर जो फेस कर रहा है वो भी इसके अंदर डाला गया। कह रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो सारी है। तो की हाईलाइट क्या बोला गया? इन्होंने कहा सबसे पहला काम आप करो क्या? देखो सिर्फ ना हमें प्रॉब्लम सिर्फ सुननी नहीं है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ भी बात करनी है, ऐसा व्यक्ति बनो आप। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बता दिया स्टेजेस ऑफ डिजीज को डिफाइन कर दिया। सेकंड हमारा क्वारंटाइन और आइसोलेशन को क्लैरिफाई करा कि दिस इज क्वारंटाइन, दिस इज आइसोलेशन, यू हैव टू डिफाइन दिस। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2023 में इसको डिफाइन करके लाए। इन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट भी निकाला, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। कि आप रिस्ट्रिक्ट लोगों की मूवमेंट को करना चाहते हो, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलो, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ठीक नहीं है। ये सब हुआ, आपने करा भी। अब यहाँ ये कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिमार्केशन भी करनी पावर की उतनी ज़रूरत है। तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आपको पता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन उसके पास ही लाया करता है, 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। आउटब्रेक किसी स्टेट में होता है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट उस पर काम करेगा, इंटर स्टेट को स्प्रेड हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी दोनों मिलकर काम करेंगे। एक्सट्रीम थ्रेट है किसी तरह का कोई इन्फेक्टियस डिजीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आए, सेंट्रल एजेंसीज को बोले कि मैनेज करो। फिर फ्रेम बनाओ, आप एक एपेडेमिक प्लान बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैबोरेट करे स्टेक होल्डर्स के साथ, पीरियोडिकली इस पे काम करती रहे, स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करे। तो गाइडलाइंस क्वारंटाइन आइसोलेशंस की बनाई गई। आपको पता है ये सारे रूल्स पहले भी चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही है। ऐसा थोड़ा है कि जिंदगी में सिर्फ कोविड-19 के अलावा उससे पहले कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। कह रहा देखो डेफिनेशन और पैंडेमिक डेवलपमेंट की स्टेजेस को पूरा डिफाइन कर दो कि देखो जी आउटब्रेक होगा, सडन होगा, किसी लोकलाइज एरिया में होगा, सबसे पहले वो एपेडेमिक बनेगा। एपेडेमिक का मतलब है कि कोई इन्फेक्टियस डिजीज जो है वो भी आपके रिजेंबल करती हुई किसी अननोन कोई चीज़ है, वाइड स्प्रेड हो गई है और नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है, ये होता है। पैंडेमिक का मतलब है पूरे जोग्राफिकल उसमें फैल गई है, पूरे ग्लोबल वाइज फैल गई है, इंटरनेशनली फैल गई है। तो एपेडेमिक अभी किसी लोकल एरिया तक ही था और पैंडेमिक तो पूरा ज्योग्राफी में फैल गया, यानी कि पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है। तो डेफिनेशन सारी की सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है कि रिकमेंडेशंस क्या क्या आई जो कि आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दी। सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया, आप सबसे पहले काम कर दो, पेनल्टी को इन्हांस कर दो कि जो भी व्यक्ति स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशंस को, स्टैट्यूटरी लॉज को वायलेट करता पाया गया पैंडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, उसकी पेनल्टी बढ़ा दी जाए। सेफ डिस्पोजल इन्फेक्टिव वेस्ट का बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है इसके लिए, बल्कि आप सेपरेट गाइडलाइंस करके दो, अलाइन करते हुए बायो वेस्ट, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला। फिर डिवाइस करो रेगुलेशंस को, कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। एसेंशियल मेडिसिन जो ज़रूरत है, पीक डिमांड जिनकी आएगी, शॉर्टेज जिसकी फील हो सकती है, उसको पहले से ही डिवाइस कर दो उसकी रेगुलेशंस को। और नोडल अथॉरिटी तो बहुत ज़रूरी है जो वैक्सीन बनाएगी, दूसरे नए एसेसरी ड्रग्स बनाएगी। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है कि जितना हमारा आजकल देख ही रहे हो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइज्ड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो फ्यूचर आउटब्रेक्स कोई बड़ी बात नहीं होगी गाइस, रियल पॉसिबिलिटी है बल्कि वो तो ज़रूरत क्या है कि हम राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना दें। आर्टिकल 21 में है ही, विच इज देयर ओनली गिवन दैट राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट की ड्यूटी है ये कि वो सेम सिटीजन्स के लिए भी इंश्योर करे ये सारी चीज़ें। तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव यानी इम्पॉर्टेंट है टू रीविजिट द स्ट्रेंथ इन द लॉ इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली टैकल एनी सच फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी। तो कह रहा है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लॉज को रिवाइज करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि हम फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी के क्राइसिस को रोक पाएँ। क्योंकि हमें कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत सारी सीखें मिली हैं। उस लेसन्स की लर्निंग के साथ गाइस हमें चीज़ों को क्लियर करना है।
तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। शॉर्ट्स की वीडियोस गाइज आपको कल मिल जाएगी, उसके बाद विल स्टार्ट विद इंटरनेशनल रिलेशन। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।